नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ। वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित हम कर सकते हैं। एक प्रथम विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। ये सब चिर परिचित विधि है। जब भी हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से घर्षित करते हैं, जैसे हम पेन को बालों से या स्केल को बालों से या किसी चीज़ कुर्सी को कपड़ों से घर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। एक वस्तु पर धनावेश चला जाता है तो एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये जानी पहचानी विधि है। दूसरी विधि है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इसके बारे में हम समझेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन तीसरी विधि है। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले अगर हम घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो हमारी किताब में एक सारणी दे रखी है। वो सारणी कुछ इस प्रकार है कि कुछ वस्तुओं का समूह दे रखा है जिसमें उसका कुछ जोड़ा है, जैसे कांच की छड़ का रेशम के कपड़े के साथ कॉम्बिनेशन है। कांच की छड़ का रेशम के कपड़े के साथ बिल्ली की खाल को हम फलालेन भी बोलते हैं। फलालेन यानी फलालेन या बिल्ली की खाल का कॉम्बिनेशन। प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक सब जानते ही हैं। एबोनाइट भी प्लास्टिक जैसा ही पदार्थ होता है जो नेचुरली प्रकृति में पाया जाता है। प्लास्टिक नहीं होता है लेकिन दिखने में प्लास्टिक जैसा होता है। ठीक है। ऊनी कपड़े का कॉम्बिनेशन बनता है एम्बर एबोनाइट। एबोनाइट और एम्बर सेम लगभग एक जैसे पदार्थ होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। और प्लास्टिक और रबड़, एम्बर एबोनाइट प्लास्टिक रबड़, इन चारों का कॉम्बिनेशन ऊनी कपड़े के साथ, प्लास्टिक और एबोनाइट का बिल्ली की खाल के साथ, रेशम के कपड़े का कांच की छड़ के साथ, ये इनका फिक्स कॉम्बिनेशन है। एबे में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस वस्तु को जैसे प्लास्टिक को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्लास्टिक धनावेशित होगा या ऋणावेशित। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ऋणावेशित वस्तुएं और धन धनावेशित। कहने का मतलब कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ धनावेशित होगी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बिल्ली की खाल या फलालेन को जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक और एबोनाइट ये दोनों ऋणावेशित हो जाएंगे और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी। ऊनी कपड़े को जब एम्बर एबोनाइट प्लास्टिक रबड़ इन चारों में से किसी एक चीज़ से रगड़ा जाएगा तो ये चारों चीज़ें ऋणावेशित हो जाएंगी और ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाएगा। तो ये बात हुई घर्षण की। और भी कुछ वस्तु हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यही दे रखा है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है तो इनसे ही पुटअप करेगा। अब अपन देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखते हैं। चालन का मतलब अपन समझते हैं, हम जानते भी हैं कि जो विद्युत का जब चालन होता है, पदार्थ चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, इस संबंध में अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो चालन का मतलब इस चालन शब्द से ही पता चल रहा है कि ये आवेशन की विधि उन वस्तुओं में लागू होगी जो विद्युत का चालन कर सकें, यानी कि धातुएं वगैरह। तो धातुओं में जो आवेशन है वो चालन विधि द्वारा किया जा सकता है। घर्षण से भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, घर्षण के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन चालन विधि द्वारा अत्यधिक रूप से धातुओं को आवेशित किया जा सकता है। देखते हैं कैसे, चालन विधि को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लोहे की गेंद है, धातु की गेंद, और इस धातु की गेंद को हमने रेशम के कपड़े या किसी और चीज से घर्षण किया है। तो ये इस वजह से पहले घर्षण कर दिया है और ये हमारे पास धनावेशित हो चुकी है। ये धनावेशित हो चुकी है। अब इसी आकार की और इसी घनत्व की समान डायमीटर की एक और धातु की गेंद हम लेते हैं और इससे हम इसको स्पर्श कराते हैं। और ये जो धातु की गेंद है वो अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जो सेकंड वाली जो गेंद है इस पर कोई आवेश नहीं है। ये स्टैंड है, ये स्टैंड पे रखी हुई है। जैसे इसको स्पर्श कराते हैं इससे, तो क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है
और एक बात ध्यान रखना कि धातुओं को धनावेशित आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि धातुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनके आयतन में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ से उसको रगड़ा जाएगा धातु को, तो तुरंत वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत दूसरी चीज़ पे आ जाएगा। इवन कपड़े से भी अगर अपन धातु को रगड़ते हैं तो धातु धनावेशित हो जाती है। कपड़े से जैसे ही धातु को रगड़ेंगे, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी वो अपने नाभिक से बंधे हुए नहीं है, तो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन कपड़े पे आ जाएंगे और धातु धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये पहले से ही धनावेशित धातु की गेंद है, और ये निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है। जैसे इसको टच किया जाता है, चूंकि धातु आवेश का चालन कर सकती है, तो तुरंत प्रभाव से यह आवेश उस क्षेत्र में चालन करने लगेगा जिस क्षेत्र में आवेश की कमी है। इधर आवेश ज़्यादा है, इधर आवेश कम है, और यह आवेश तब तक इधर प्रसारित होता रहेगा जब तक ये आवेश संपूर्ण रूप से इस दोनों बलों पर समान रूप से वितरित नहीं हो जाता है। जैसे अपन देखें, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं 10 धनावेश हैं और समान आकार की ये दोनों गेंदें हैं। तो ये आवेश तब तक उधर प्रसारित होता रहेगा जब तक दोनों गेंदों पर आवेश समान नहीं हो जाता, यानी कि 5 धनावेश इधर चले जाएंगे और 5 धनावेश इधर चले जाएंगे। अब इन दोनों बलों को अपन अलग अलग करेंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों ही धातुओं गेंदों पर 5 धनावेश इस पर, 5 धनावेश इस पर उपलब्ध हो जाएंगे। पहले हमारे पास एक ही बॉल पर कितने थे? 10 धनावेश, 1 2 3 4 5। जब अपन ने इसको स्पर्श नहीं किया था, जैसे ही स्पर्श किया तो इसके 5 धनावेश इस पे चले गए। ध्यान रखना, ये 5 बराबर तभी होंगे जब दोनों का आकार समान हो। अगर ये बॉल छोटी होती है तो इस पर बराबर 5 आवेश ना जाकर के कुछ कम आवेश जाएंगे, अगर ये बॉल बड़ी होती है तो ज़्यादा आवेश चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर समान आकार के ऑब्जेक्ट हैं तो आवेश का वितरण बराबर होता है। इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास धातु की गेंद है जिस पर 20 क्यू कोई भी 20 कूलाम ले लीजिए। 20 कूलाम, हमें पता है आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। 20 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 20 कूलाम आवेश है, ठीक है। अब इस धातु की गेंद पर 20 कूलाम आवेश है। इस धातु की गेंद को एक समान आकार की और उसी धातु की, मान लो अगर ये लोहे की गेंद है तो ये भी लोहे की गेंद, समान आकार समान घनत्व की, इस गेंद से स्पर्श कराया जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पर्श कराया जाता है। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों समान आकार के हैं तो दोनों पर 10 कूलाम और 10 कूलाम आवेश आ जाएगा। अब फिर इस गेंद को पुनः एक तीसरी गेंद जो कि इसके समान आकृति, इससे से स्पर्श कराया जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर 5 कूलाम आवेश रह जाएगा और इस पर कितना चला जाएगा? 5 कूलाम आवेश चला जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि एक 20 कूलाम आवेश की गेंद से एक अन्य समान आकार की गेंद को स्पर्श कराया जाता है, फिर उस गेंद को उस एक अन्य समान आकार की गेंद से स्पर्श कराया जाता है, तो बताओ तीसरी गेंद पर कितना आवेश होगा? जाहिर सी बात है, जब 20 वाली से इसको स्पर्श कराया तो 10 वितरित हो गया। फिर इस पर जो 10 था उसको एक अन्य गेंद से स्पर्श कराया तो फिर ये 5 पर डिवाइड हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक विशेष चीज अपन को पता चल रही है कि आवेश कम नहीं हो रहा है, बराबर ही है। 10 5 और 5 टोटल कितना है? 20। इससे पता चलता है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। हम पढ़ेंगे आगे कि आवेश के संरक्षण के नियम की बारे में। तो इस तरह से हम चालन क्या पढ़ रहे थे अपन? चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा, क्योंकि आवेश चल करके एक गेंद से दूसरी गेंद पर गया है, इसलिए यह विधि है चालन द्वारा आवेशन। अगली विधि है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन भी को समझने के लिए अपन गेंद का उदाहरण लेते हैं और इस पर मान लेते हैं हमारे पास धनावेश है, कुछ धनावेश है। प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने से पहले एक चीज अपन समझ लेते हैं कि प्रेरण होता क्या है। हमें पता है एक परमाणु में
इसके केंद्र में नाभिक होता है और इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अगर इस परमाणु के पास मैं कोई ऐसी वस्तु लेके आऊं जिसके ऊपर क्या है, धनावेश है, ये कोई वस्तु है बहुत बड़ी जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने बनाया और उस वस्तु के ऊपर धनावेश है और ये परमाणु के निकट आएगी, तो ध्यान रखना ये जो प्लस इसका जो नाभिक है, हम जानते हैं नाभिक धनावेशित होता है, ये जो नाभिक है इस धनावेशित वस्तु से प्रतिकर्षित होएगा, तो ये प्रतिकर्षित होकर के दूर जाएगा क्योंकि समान आवेश है। और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के इस चूंकि ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे, धनावेश की तरफ, उधर की तरफ आकर्षित होंगे सबके सब इलेक्ट्रॉन। तो इस परमाणु का स्वरूप कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो हमारा परमाणु कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमको, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो किधर, चूंकि इधर धनावेशित वस्तु है, उस धनावेशित वस्तु की ओर आकर्षित होकर के इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्रतिकर्षित होकर के, नाभिक धनावेशित है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस पूरे नाभिक को इस तरफ आएंगे। तो इस तरह से इस स्थिति में तो धनावेश और ऋणावेश चारों तरफ समान रूप से वितरित थे। अब यहाँ पर धनावेश एक तरफ आ चुका है और ऋणावेश दूसरी तरफ जा चुका है, यानी अपने केंद्र पहले तो सकेंद्रीय थे, अब सकेंद्रीय ना होकर के ध्रुवीय रूप में हो गए हैं। ध्रुवीय रूप अपन को पता है, चुंबक का N और S ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ये ध्रुव कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पे दो ध्रुव बन चुके हैं, एक धनावेशित ध्रुव और एक ऋणावेशित ध्रुव। इसी चीज को हम कहते हैं प्रेरण। ठीक है, अब समझते हैं प्रेरण द्वारा हम आवेशन किस प्रकार कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए मान लें हमारे पास एक धनावेशित बॉल है और इसके पास में एक ऐसी गेंद है जो निरावेशित है। ये तो है धनावेशित और ये है निरावेशित, अनावेशित। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके पास लेके आएंगे, ध्यान रखना हम इसको स्पर्श नहीं कराएंगे, स्पर्श कराएंगे तो वो फिर हमारी चालन विधि हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम प्रेरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको नजदीक ला रहे हैं, स्पर्श ना कराएंगे। तो चूंकि इस पूरे बॉल में भी परमाणु हैं, नाभिक हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूंकि ये धनावेशित है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होंगे वो इस एरिया में इकट्ठे हो जाएंगे इसकी ओर आकर्षित होने के लिए। और जो इसके जो धनावेशित नाभिक वाले जो हिस्से होंगे वो किधर चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। अब ऐसा जब हो जाएगा इसमें, तब अपन एक वायर लेंगे, धातु का तार, इस तरफ से टच कराएंगे और इसको ग्राउंड या ग्राउंड मतलब भूमि, जमीन में दे देंगे। और हमें पता है जमीन कितना भी आवेश होता है जमीन अपने अंदर अवशोषित कर सकती है। जमीन पे जब बिजली गिरती है तो बिजली कहाँ जाती है, वो जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर जो भी आवेश है ये सारा माइनस आवेश इस तार के माध्यम से चालित होकर के कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। और फिर इस तार को यहाँ से हटा देंगे और अब जो इस बॉल पर जो बचेगा सिर्फ, क्योंकि फिर इसको वापस हटा देंगे तो ये पूरा धनावेश जो है इस पूरी बॉल पर वितरित हो जाएगा। जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये आवेश वापस से चारों तरफ समान रूप से, ध्यान रखना आवेश समान रूप से पूरी वस्तु पर वितरित हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, धनावेश। इसको अगर ऋणावेशित करना हो, ऋणावेशित अगर मुझे करना होता है तो मैं तार इधर ना लगा करके ग्राउंड इधर दे देता, तो ये सारा जो धनावेश है वो इस तार के माध्यम से भूमि में चला जाता और फिर इस तार को हटा देता, तो ये वस्तु, ये बॉल जो है वो कौन से आवेशित हो जाती, ऋणावेशित। यह है हमारी प्रेरण द्वारा आवेश।